हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में हम सोशोलॉजी यूनिट 3 के नातेदारी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नातेदारी मीन्स किनशिप। अंग्रेजी शब्द क्या है? किनशिप। किनशिप को हिंदी में बंधुत्व, नातेदारी, स्वजन, संगोत्र आदि कई नामों से जाना जाता है। तो नातेदारी को बंधुत्व भी बोलते हैं, स्वजन भी बोलते हैं, संगोत्र आदि नामों से जाना जाता है। नातेदारी एवं विवाह जो है जीवन के आधारभूत तत्व हैं। नातेदारी और विवाह क्या है? जीवन के आधारभूत तत्व हैं। योनिच्छा में ने विवाह को और विवाह ने परिवार और नातेदारी को जन्म दिया है। मानव क्या है? सामाजिक प्राणी है। वह जन्म से मृत्यु तक अनेक व्यक्तियों से घिरा होता है, अर्थात उसका संबंध अनेक व्यक्तियों से होता है, परंतु उनमें से उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण संबंध जो है उन व्यक्तियों के साथ होता है जो विवाह बंधन तथा रक्त बंधन और पारिवारिक आधार पर संबंधित होते हैं। तो वैसे हम बहुत लोगों से मिलते हैं, सबसे संबंध रखते हैं, पर सबसे ज़्यादा गहरा संबंध किससे होता है? विवाह बंधन वालों से। ये रक्त संबंध या पारिवारिक जो हमारी फैमिली मेम्बर होते हैं उनसे हमारा सबसे अच्छा संबंध होता है। नातेदारी का आधार क्या है? मूलतः जैविकी है, मतलब रक्त संबंधों या किसी न किसी माध्यम में जैविकी आधार पर हम नातेदारी से जुड़े होते हैं। तो नातेदारी का आधार क्या है? सामाजिक होता है। ठीक है। अर्थात नातेदारी में सामाजिक मान्यता जैविकीय तत्व पर आरोपित होती है। सामाजिक मान्यता हो जैविकीय तत्व, इसमें जैविकीय तत्वों पर मान्यता दी जाती है, इस पर आरोपित होती है। गोद ली हुई संतान जैविकीय नहीं होती है, क्योंकि गोद ली है तो मतलब रक्त संबंध नहीं है, तो दूसरों को गोद ले रहा, कहीं ना कहीं रक्त संबंध उनसे नहीं है, तो इसलिए वो संतान जैविकीय नहीं होती है। लेकिन सामाजिक मान्यता द्वारा इससे जैविकीय संबंध स्थापित किया जाता है। मतलब मान लिया कि बेटा है, गोद ले लिया, तो फिर सामाजिक मान्यता के द्वारा ये जैविकीय संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे कई जनजातीय समाजों में संतान को जन्म देने वाले पिता की भूमिका अज्ञात होती है। ठीक है। जैसे कि टोडा जनजाति में क्या होता है कि पितृत्व का निर्धारण तीर कमान की भीड़ द्वारा किया जाता है। इस तरीके से अलग अलग जनजातियों में अलग अलग मान्यताएं हैं, उसके आधार पर नातेदारी का निर्धारण किया जाता है। नातेदारी की विशेषताएं क्या हैं? विशेषताओं में आता है कि नातेदारी के माध्यम से विवाह और परिवार का निर्धारण होता है। ठीक है। वंश, उत्तराधिकार और पदाधिकार का निर्धारण होता है। इसके माध्यम से उत्तराधिकार का भी होता है और पदाधिकारी की आने वाला पदाधिकारी कौन होगा इसका निर्धारण होता है। आर्थिक हितों की सुरक्षा होती है। ठीक है। फिर मतलब जब हमें ज़रूरत होती है तो हम नातेदार रिश्तेदारों से क्या लगते हैं? आर्थिक मदद ले सकते हैं, तो आर्थिक हितों की सुरक्षा हो गई। मानसिक संतोष होता है, अपनी बातें बता सकते हैं तो मानसिक संतोष प्राप्त होगा। फिर आता है मानव शास्त्रीय ज्ञान का आधार है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है सामाजिक दायित्वों का निर्वहन होता है। ठीक है। फिर उसके बाद यह एक अमूर्त व्यवस्था है। तो नातेदारी क्या है? अमूर्त व्यवस्था है। यह परिस्थिति और भूमिकाओं की जटिल अव्यवस्था है। परिस्थिति मतलब किस पद पे, और भूमिका क्या है तुम्हारी समाज में, उसकी एक जटिल व्यवस्था है नातेदारी। तो इस तरीके से नातेदारी की कुछ विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं नातेदारी के प्रकार। तो नातेदारी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है विवाह संबंधी, मतलब किसी न किसी माध्यम से हम विवाह के माध्यम से अगर जुड़े हुए हैं तो विवाह संबंधी नातेदारी हो जाएगी। रक्त संबंधियों से जुड़े हैं, रक्त के माध्यम से जुड़े हैं तो रक्त संबंधी नातेदारी हो जाएगी। इसके भी दो प्रकार हैं। एक तो वास्तविक नातेदारी होती है, एक काल्पनिक नातेदारी होती है। ठीक है। वास्तविक नातेदारी वास्तव में जो हम रक्त संबंधों से जुड़े होते हैं वो हमारी वास्तविक नातेदारी कहलाती है। ये रक्त संबंधों से जुड़े होते हैं। काल्पनिक नातेदारी है गोद लिया हुआ बच्चा, काल्पनिक है। ठीक है। ये काल्पनिक है, मतलब जैविकीय गुणों, जैविक आधार पर तो रक्त संबंध नहीं है, लेकिन समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसलिए रक्त संबंधी नातेदारी उसे मान सकते हैं। तो इस प्रकार नातेदारी के प्रकार हो गए दो। एक तो विवाह संबंधी नातेदारी, मतलब विवाह करके अगर किसी से रिश्ता जोड़ा है फिर उसके बाद नातेदारी बनी है तो वो विवाह संबंधी नातेदारी हो जाएगी। रक्त संबंधी हो जाएगी, रक्त के माध्यम से जुड़ी है तो वो रक्त संबंधी हो जाएगी। ठीक है। इस तरीके से नातेदारी के दो प्रकार हो गए। अब रक्त संबंधों को हम आंतरिक व्यवस्था एवं विवाह संबंधों को बाह्य व्यवस्था कहते हैं। रक्त संबंध है तो आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं, हम भाई बहन है वो आंतरिक व्यवस्था द्वारा जुड़ी हैं, और विवाह संबंधों को बाह्य व्यवस्था कहते हैं। ठीक है।
अब आती हैं नातेदारी की कुछ श्रेणियाँ। नातेदारी की श्रेणियों के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होती है क्या, प्राथमिक नातेदारी। प्राथमिक नातेदारी यानी कि ये वे व्यक्ति होते हैं जिनसे प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्राथमिक नातेदारी में क्या होता है, व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। जैसे कि पति पत्नी है, मतलब पहला जो रिश्ता होता है उन सब में प्राथमिक नातेदारी आएगी, जिसके संबंध को प्रकट करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती कि हमारे इनकी ये हैं। जैसे भाई की बुआ का लड़का है, तो ये बुआ जो माध्यम हो गया ना, तो इसमें प्राथमिक नातेदारी में क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सीधा कह दो कि बुआ और फूफा जी, ये जो संबंध हो गया ना, ये हो जाएगा प्राथमिक नातेदारी। ठीक है। जैसे कि पति पत्नी इनके बीच कोई माध्यम नहीं है, तो ये प्राथमिक नातेदारी। पिता पुत्र, ठीक है, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई बहन, ऐसे करके बहन, ये सब जो होती हैं वो प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्या है, मर्डॉक एवं S.C. दुबे माध्यमिक संबंधों में 7 रक्त संबंधी तथा 1 विवाही संबंधी को माना है। इनकी संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, मर्डॉक ने इनकी टोटल संख्या कितनी मानी है, 8 मानी है। 7 तो डायरेक्ट रक्त संबंधों से जुड़े होते हैं, 1 जो रहता है 1 विवाही संबंध होता है। जैसे पति पत्नी तो 1 विवाही हो गई, बाकी के जो पिता पुत्री ये सब रक्त संबंधों से होते। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत कितने रिश्ते आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, द्वितीयक नातेदारी। द्वितीयक नातेदारी कौन सी होती है, जो प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक नातेदार होते हैं। जैसे कि इनके, लेकिन इनसे क्या होता है, प्रत्यक्ष संबंधित नहीं होते हैं। प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक नातेदार यानी कि दादा दादी, चाचा मामा। जैसे चाचा कौन हो जाएंगे, पापा के भाई, तो माध्यम बन गए एक इसमें, इसलिए ये द्वितीयक नातेदार हो जाएगी। प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक नातेदार हो जाएंगे, ये पापा के भाई हो गए चाचा, इस तरीके से। ठीक है, मामा कौन हो जाएंगे, मम्मी के भाई, साला हो जाएगा, भतीजा भतीजी हो जाएंगी, नाना नानी हो जाएंगे, देवर भाभी वगैरह, ये किस में आएंगे, द्वितीयक नातेदारों में। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी तृतीयक नातेदारी। तृतीयक नातेदारी, यह नातेदारी वह नातेदारी होते हैं जो प्राथमिक संबंधियों के द्वितीयक संबंधी, ठीक है, प्राथमिक वालों के द्वितीयक संबंधी जो होते हैं, और द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी, मतलब ओवरऑल देखें तो सबको ही मिला के जो दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं या दूर से तीसरे जो क्रम वाइज आते हैं, उन सबको मिला के हमारे तृतीयक नातेदारी बनते। उदाहरण स्वरूप क्या है, पितामह, साले की पत्नी, उसका पुत्र, मौसा, बुआ का लड़का, फूफा आदि जितने भी रिश्तेदार हैं, ये तृतीयक नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से हमारे नातेदारी की श्रेणियाँ कंप्लीट होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, नातेदारी की कुछ रीतियाँ आती हैं। नातेदारी की रीतियाँ क्या हैं, समाज में सभी संबंधियों के बीच आपसी व्यवहार के नियम बने होते हैं। ठीक है, नातेदारी की रीति, इसलिए इनको नातेदारी की रीतियाँ कहा जाता है। तो समाज के सभी संबंधियों के बीच आपसी व्यवहार के नियमों को ही नातेदारी की रीतियाँ कहा जाता है। प्रमुख नातेदारी रीतियाँ, सबसे पहले आता है इसमें परिहार, फिर आता है परिहास। ये परिहास में क्या आता है, हंसी मजाक वगैरह करते हैं वो वाले रिश्तेदार हमारे परिहास में आ जाएंगे। और परिहार में हम थोड़ी सी सामाजिक दूरी बना के रखेंगे संबंधों में। ठीक है, और माध्यमिक संबोधन, मतलब बीच में कोई किसी को माध्यमिक संबोधन बना के बात की जाएगी उनके, तो ये उसके अंतर्गत आएंगे। पितृश्व वेश आएंगे, यानी कि पितृश्व श्री तथा कुबेर आदि, इसका वर्णन निम्नलिखित है। तो नातेदारी की रीतियों के अंतर्गत सबसे पहली रीति आएगी परिहार। परिहार का अर्थ होता है सामाजिक दूरी, मतलब कि अर्थात कुछ संबंधी आपस में एक दूसरे से कुछ दूरी बनाए रखते हैं। ठीक है, इस अवधारणा का विकास टायलर जो थे ना, उनके द्वारा किया गया था। उन्होंने मेलेनेशिया समाज में मातृवंशी समाजों का अध्ययन करके सास दामाद के मध्य परिहार की चर्चा की है। इस तरीके से कुछ कुछ रिश्तेदारों में परिहार पाया जाता है, जैसे कि सास और दामाद में,
ठीक है, ये क्यों है? तो निषिद्ध यौन संबंधों के आधार पर भाई बहन के बीच परिहार का प्रचलन कई जगह पर पाया जाता है। इस तरीके से परिहार पाया जाता है। जैसे योगाधिकार में क्या होता है? बहू ससुर, जैसे बहू होती है उसका जेठ के प्रति जो जेठ से बात नहीं कहती, घूंघट डाल के रखती है, तो ये परिहार हो जाएगा बहू और जेठ के मध्य। ठीक है, मतलब उन बड़ों को थोड़ा मान वो दे रही है, दूरी बनाकर रख रही है संबंधों में। तो ये हो गया परिहार। दूसरा आता है हमारा परिहास। परिहार के कुछ कारण ये नहीं करना है, परिहास में ज़रूर परिहास का क्या होता है, तो परिहास पढ़ते हैं। परिहास का शाब्दिक अर्थ होता है हंसी मजाक। हंसी मजाक मतलब रिश्तों में बहुत घुले मिले रहेंगे, कुछ भी बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, स्वच्छंदता हुई बराबरी के होते हैं संबंध, उनमें परिहास पाया जाता है। परिहास के विपरीत परिहास जो है परिहार के विपरीत होता है। मतलब परिहार में क्या कर रहे थे? सामाजिक दूरी बना कर रख रहे थे। इसमें आपसी संबंध अच्छे होंगे, हंसी मजाक करेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, परिहार के ये विपरीत होता है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार जो है परिहास संबंध दो व्यक्तियों का वह संबंध है जिसमें प्राय एक पक्ष को यह छूट रहती है तथा कभी कभी उससे यह मांग की जाती है कि वह दूसरे पक्ष को तंग करे या छेड़े, हंसी मजाक करे। इस तरीके से परिहास क्या है? परिहास हंसी मजाक करना या एक दूसरे पक्ष को तंग करना, ये रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार है। ठीक है, बस ऐसे ही समझने के लिए था, ये ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब आते हैं, ये इनकी परिभाषा वगैरह याद नहीं करेंगे किसने क्या कहा था। परिहास हो गया, समझ में आ गया। कुछ जनजातियों में भी परिहास पाया जाता है, उनके उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पे। तो भुआ से परिहास होता है होपी जनजाति में, इस तरीके से। ये सब याद नहीं करना है आपको, बस समझाने के लिए था। माध्यमिक संबोधन। माध्यमिक संबोधन क्या होता है कि नातेदारी या रिश्तेदारों को बुलाने की एक परंपरा होती है। ठीक है, जिसके अनुसार समाज में संबंधियों को बुलाने या इंगित करने के लिए अन्य व्यक्ति का माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। टॉयलर ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। माध्यमिक संबोधन का जो प्रयोग था सबसे पहले किसने किया था? टॉयलर ने किया था। जब संबंधी को पुकारने के लिए अन्य व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है तो उसे माध्यमिक संबोधन कहते हैं। ठीक है, माध्यमिक संबोधन क्या हो गया? जब किसी व्यक्ति को पुकारना है, हम किसी और को बीच में माध्यम बना के उसे पुकारें तो वो हो जाएगा माध्यमिक संबोधन। यह प्रथा हिंदू और खासी जनजाति जो है उनमें पाई जाती है। टॉयलर ने सांख्यिकी पद्धति के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला कि माध्यमिक संबोधन की जो रीति है मात्र सत्तात्मक परिवार से मानी जाती है। ठीक है, क्रोबर ने संबोधन शब्दावलियों के अध्ययन को एक निरर्थक बौद्धिक व्यायाम कहा है। ठीक है, ठीक है। मातुल्य होता है, मातुल संबंध होते हैं, मतलब मातृ सत्तात्मक समाजों में क्या होता है? मातुल्य प्रथा का प्रचलन है। इस प्रथा के अनुसार क्या होता है कि मामा अपने भांजे भांजियों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मातुल्य यानी कि मामा के द्वारा मामा की जो संपत्ति रहती है वो भी फिर भांजों में जाती है। सारा ध्यान जो लालन पालन सब कुछ रहता है वो मामा के द्वारा भांजे का किया जाता है। तो इस तरीके से मातुल्य संबंध जो होते हैं ना, इसमें मामा का भांजियों या भांजे के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। संपत्ति मामा से भांजे में हस्तांतरित होगी और भांजा जो होगा पिता की जगह मामा के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें मामा को महत्व दिया जाता है, इसलिए मातुल्य संबंध हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ट्रोबियांडा जनजाति का उदाहरण दिया गया, होपी, ये इस तरीके से कुछ उदाहरण हैं, रहने देना इनको। फिर आता है पितृश्व श्रेय। पितृश्व श्रेय क्या है? जब पितृ सत्तात्मक परिवार में पिता की बहन यानी बुआ को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पे मामा को महत्व दे रहे थे मातुले था ना, मातुले में मामा को महत्व दे रहे थे और पितृश्व श्रेय में बुआ को महत्व दिया जाएगा। पिता की बहन बुआ को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रथा को क्या बोलते हैं? पितृश्व श्रेय कहते हैं, जिसमें क्या होगा कि बुआ का अपने भतीजे एवं भतीजियों के साथ विशिष्ट संबंध होता है। देखभाल वगैरह सब बुआ करती हैं। ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक इनकी विशेष भूमिका होती है। भारत में तोड़ा जनजाति में बच्चों का नामकरण बुआ करती हैं। ठीक है, और अफ्रीका की कई जनजातियों में यह प्रथा पाई जाती है।
फिर आता है सहकष्टी प्रथा। सहकष्टी व्याज प्रसव पितृ प्रतिबंध व्यवस्था, या इसको बोलते हैं कुबेर। ठीक है, तो आप सहकष्टी प्रथा से याद कर लेना कि इस प्रथा का संबंध जो है पत्नी के प्रसव काल से है। इसमें क्या होता है, पत्नी जब प्रसव काल में होती है और जब प्रसव पीड़ा का अनुभव करती है तब उसका पति भी ठीक उसी प्रकार का व्यवहार करके प्रसव पीड़ा के कष्ट को अभिव्यक्त करता है। मतलब कि जब प्रसव काल में पत्नी प्रसव पीड़ा में होती है तो सेम अनुभव पति करता है और उसी के अनुसार व्यवहार करता है, तो हो जाएगा सहकष्टी। उसी पीड़ा को पति भी सहन करेगा तो वो क्या हो जाएगा, सहकष्टी प्रथा। ठीक है, भारत में टोडा है, खासी जनजातियों में प्रथा पाई जाती है। ठीक है, तो कुछ जनजातियों में प्रथा पाई जाती है। इस तरीके से ये सहकष्टी भी हो गया। तो ये रीतियाँ हो गई परिहार, परिहास, माध्यमिक संबोधन, मातुल्य, पितृश्व श्रेय और सहकष्टी प्रथा। ये रीतियाँ हो गई काय की, नातेदारी की। ठीक है, उसके बाद आता है निवास स्थान। तो मर्डॉक ने 6 प्रकार के निवास स्थान का उल्लेख किया है। पितृस्थानीय होते हैं, मतलब पिता के यहाँ रहेंगे। मातृस्थानीय होंगे, माता के यहाँ रहेंगे। मातृ प्रतिस्थानीय, निमाता या पिता में से दोनों जगह में से कहीं भी रह लेंगे। नवस्थानीय